शुभांकर भट्टाचार्य जी, ऐसा तो शायद ही हुआ होगा कि जिस पार्टी ने अपना नेता राष्ट्रपति चुनाव में मैदान में उतारा हो और उसी पार्टी में विधायकों सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, मैं एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, जैसे कि अतुल जी कह रहे थे, ने भी बताया कि देखिए जब राष्ट्रपति चुनाव जो है ये एक अलग इमोशंस का बन सकता है। अगर आपने देखो तो पहले भी दीदी ने सीधे सीधे कहा था कि अगर बीजेपी अगर वर्चस्व का जो अहंकार उसको छोड़ के अगर ये नाम पहले से लाते तो शायद हमारा पूरा विपक्ष, सिर्फ टीएमसी की बात करूँ, शायद पूरा विपक्ष भी राजी हो जाता है। सब चाहते थे कि द्रौपदी मुर्मू अगर ऐसे कोई एक कैंडिडेट आते हैं, कोई एक महिला है, और जिस प्रकार से उनको जो प्रोजेक्ट किया गया बिल्कुल लास्ट तक नाम नहीं रखा जा रहा था। हम लोगों ने देखिए जब हमने यशवंत सिन्हा का नाम लिया, हमने समस्त पार्टियों को एकत्र किया। पहले से इसके कई बार नाम चर्चा में आ रहे थे। हम लोगों ने एनसीपी में हम लोगों ने उनसे भी हम लोगों ने कैंडिडेट का वो, तो ये एक डेमोक्रेटिक एक वे होता है। अगर एक ऑपोजिशन में भी अगर हम एकता अगर चाहें और इसको, तो इसका भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वहां से हम लोगों ने उस तरीके से नाम। आप तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोटिंग नहीं कर रहे हैं, दीदी अलग हो गई हैं, क्यों? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो धोखेबाज हैं। विघ्नेश जी, मैंने इसी उत्तर में मेरा इस प्रश्न का भी उत्तर छुपा हुआ था। जैसा मैंने कहा ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से हम लोगों ने जो है अपने राष्ट्रपति का भी उम्मीदवार रखा था। जहां तक आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग की बात, आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्रॉस वोटिंग के नाम पर क्या क्रॉस वोटिंग हुई। और जी हाँ, बिल्कुल ये राष्ट्रपति इमोशंस की बात है। तो ये चुनाव बिल्कुल अलग इमोशंस का बनता तो हुए। अब जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के हमको धोखेबाज के अंदर, तो मुझे माफ करिएगा, मुझे अभी भी देश की राजनीति में मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे दो, मैं बड़ी पार्टी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि दो बड़े ईगोज हैं। ये दो बड़े वर्चस्व की अपने आप में ईगोज हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हम विपक्ष सोच ही नहीं सकते। और यहाँ पे यही दिक्कत आती है कि जब अभी भी आज वो एनडीए है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि देश में जो है बीजेपी का राज है। तो ये होता क्या है कि जितने घटक दल जो साथ में खड़े रहते, कहीं ना कहीं उनको हम लोग नीचा कर देते। वही चीज हम लोग कांग्रेस को हमेशा आश्वासन देते आए कि जो छोटे पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है, उसको छोटा तो दीदी को झटका लगा है साथी पार्टियों से, और साथ में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप चर्चा के उसके माध्यम से आप किसी कैंडिडेट की घोषणा करें। तो ये उम्मीद करना, मुझे नहीं लगता कि ये टीएमसी की कहीं ना कहीं इसकी गलती है, या आप ये कहें कि भाई दीदी ने यहाँ पे अपना कोई वर्चस्व दिखाया। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि भाई आप भी उसी तरीके से राय मशवरा करके करें जैसे कि हमने भी कोशिश की कि हमारा भी प्रश्न था। कीर्ति निधि पांडे जी, उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या समाजवादी पार्टी से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कुछ वोट गए हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोटिंग हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों की, उसमें कहीं से क्रॉस वोटिंग, जो पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र जारी किया और वोट देने की बात कही, हो सकता है पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के साथ खड़ी रही और यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में वोट किया। और जो तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे, सामाजिक न्याय की, की, दलित की, पिछड़ों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये बात तो देश का दलित धीरे धीरे समझ रहा है, आदिवासी समझ रहे हैं, पिछड़ा समाज समझ रहा है कि जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण की तरफ सरकारी संस्थान बढ़े, और निजीकरण जब हो रहा है तो आरक्षण धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी साजिश के तहत पिछड़े और दलितों का समाप्त कर रही है। ये बात धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रही है, और जिस दिन दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज ये बात समझ जाएगा, उस दिन 2024 की लड़ाई के लिए किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं है। उस दिन पिछड़ा और दलित समाज 2024 की लड़ाई में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से निजीकरण करके एक साजिश कर रही है, उसको अब धीरे धीरे दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज समझ रहा है। आदिवासी समाज की प्रधानमंत्री बनी द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन आदिवासी समाज की रक्षा भी हो सके, दलित समाज की रक्षा हो सके, पिछड़ों की रक्षा हो सके, इसके लिए भी सरकार का जो निजीकरण का तरीका है, निजीकरण से सरकार को रोकना पड़ेगा। और पूरा विपक्ष देश का एक साथ खड़ा है, और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देता यशवंत सिन्हा जी को भी
कि जो गणित में कमजोर होने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। मैं मार्गरेट अलवा जी को ही बता देता हूं, गणित में कमजोर हैं हम लोग, उसके बाद भी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं। और मैं अनुरोध करता हूं देश के सभी विपक्षी दलों से कि वो एकजुट होकर के मार्गरेट अलवा जी के पक्ष से मतदान करने का काम करें। फिर ऐसी लड़ाई का फायदा क्या जब आगे आपको नजर ही आ रहा है कि हम कमजोर हैं, हम आगे नहीं निकल सकते। गुरु प्रकाश, एक छोटा सा रिएक्शन आप कीर्तिनिधि पांडे जी के जवाब पर देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं राजीव का रुख करूंगी, एक और सवाल का विश्लेषण हम करेंगे। जी जी बोलिए कीर्ति जी, बोलिए। जिस तरीके से लोकतंत्र में सत्ता पक्ष अहंकार में, अगर सत्ता पक्ष लिबरल होता तो सत्ता पक्ष जिस तरीके से लोकसभा का सत्र चलने से पहले सर्वदलीय बैठक करते हैं सदन चलाने के लिए, अगर उस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाए तो मैं समझता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ भी शायद उम्मीदवार न खड़ा होता। और कीर्तिनिधि पांडे जी, ये चुनाव ऐसा था, इसमें ऐसा लगा था कि विपक्ष मजबूत होगा और आगे की फाइट 2024 की फाइट पे टक्कर देगा, लेकिन इसका उलट हुआ। आपके पार्टी के भीतर के सांसद और विधायक की, कई पार्टियों के सांसद, उन्होंने बगावत करके क्रॉस वोटिंग कर दी। गुरु प्रकाश जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। ये बात शुरुआत से विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि जहां आपकी सत्ता बन जाती है ठीक है, नहीं बनती है तो वहां पर भी आप रुपया, ईडी, सीबीआई, उनका डर दिखाकर आप अपने पक्ष में माहौल कर लेते हैं। हाँ, कीर्तिनिधि पांडे जी के मैं बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, कुछ गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। विपनेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, एक मिनट गुरु प्रकाश जी, एक मिनट आपके पास। हाँ, मैं कह रहा था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सभी दल के लोग थे, तो ये कह देना कि सभी दल के लोग साथ में नहीं बैठे सत्र चलने से पहले, ये झूठ बोलना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है। गुरु प्रकाश जी, मैं बीच में प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बैठे, करेक्ट कर रहा था, बस करेक्ट कर रहा था। ठीक है, हाँ, बैठक हुई थी, स्वीकार कर रहे हैं आप, सर्वदलीय बैठक हुई थी, स्वीकार कर रहे हैं आप, धन्यवाद उसके लिए। तो सर्वदलीय बैठक हुई थी, इन्होंने बीएससी में सर्वदलीय बैठक हुई थी, ये एक्सेप्ट हो गया शो पे, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, उन्होंने कहा कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, दलितों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। पांडे जी, दलितों को धीरे धीरे समझ में आता, आपको जल्दी समझ में आ जाता है, ऐसा क्या है? मतलब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, ये अहंकार जो है आपका, ये दम्भ है आपको, यही आपको ले डूबेगा। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इस देश के दलित धीरे धीरे समझ में, अरे झूठ बोल रहे हैं आप, अरे क्या बात करते हैं? और दलितों का आरक्षण को समाप्त करने की साजिश में सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा नहीं हो रहा, आप बताइए ना, निजीकरण हो रहा नहीं हो रहा है। और निजीकरण के बाद जो नौकरियां दे रही है संविदा पे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। कीर्ति जी और गुरु प्रकाश जी, 1 मिनट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।